नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां एनसीपी ने 38 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। क्या है सीटों का गणित, जानेंगे। वहीं दूसरी खबर केरल के वायनाड से है, जहां प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया और अपने लिए वोट मांगा। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां सीट शेयरिंग पर सपा कांग्रेस की बात बनती नजर आ रही है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहराइच दंगे का कसूरवार बीजेपी को ठहराया है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी अजीत पवार गुट ने 38 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। यह बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से इस बार उनकी बेटी सुप्रिया सुले जीती थीं। सुप्रिया ने लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। इससे पहले शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी 5 पाखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। बता दें कि महायुति ने अब तक 182 नाम की घोषणा कर दी है। इसमें भाजपा के 99, शिवसेना शिंदे गुट के 45 और अजीत गुट के 38 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहां पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले सभी जो गुट हैं, यहां पर सभी जो राजनीतिक दल हैं और शिवसेना के जो शिंदे गुट है, शिवसेना का उद्धव गुट है, यानी कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने कैंडिडेट्स चुनाव में उतार रही हैं। हम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक अविनाश काकड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी अविनाश जी, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। बारामती सीट से अजीत पवार चुनाव लड़ रहे हैं। अगर शरद गुट से भी, यह शरद पवार की पारंपरिक सीट है, और अगर जो शरद गुट से भी उन्हीं के परिवार से कोई नेता उतरता है तो कितनी मुश्किल होगी अजीत पवार के लिए? मुश्किल तो होगी जी, मुश्किल तो होगी ना। पारिवारिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई में कोई एक हारेगा। सुप्रिया जी नहीं चाहेंगे कि सुप्रिया जी और शरद जी नहीं चाहेंगे पवार साहब कि उनका कैंडिडेट हार जाए, और ये भी नहीं चाहेंगे कि मैं हार जाऊं। तो ये मुश्किल कितनी होगी इनके लिए, अजीत पवार के लिए? नहीं देखो, अजीत पवार जी के लिए मुश्किल वहाँ जो पैमाना तय था कि लोकसभा में सुप्रिया जी को भेजना है और विधानसभा में अजीत जी को भेजना है, ये सेट फॉर्मूला था अभी तक। मगर वो फॉर्मूले में अभी कितना चेंज होता है, कैसे होता है, ये तो वोटर वहाँ डिसाइड कर रहा है। वोटर की ज्यादातर इच्छा है कि अजीत दादा की वर्किंग को देख के अजीत दादा की जीत जाए, मगर सारे लोगों के तो ऐसा नहीं होता है ना। नहीं, लोकसभा चुनाव में अगर जो इस तरह की बातें आई थी कि लोकसभा में अगर जो इनको भेजना है सुप्रिया सुले को, ऊपर होते से पीछे रही थी। नहीं, सुप्रिया सुले को अगर जो लोकसभा में भेजना था तो सुप्रिया सुले लोकसभा में गई, लेकिन वहां पर तो चुनाव लड़ा दिया था अपनी पत्नी को अजीत पवार ने। तो इस बार विधानसभा का चुनाव है, तो बारामती से अगर जो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो शरद गुट भी यहाँ पर चुनाव लड़ा सकता है। बिल्कुल लड़ा रहे हैं, उनके परिवार का, इनके सगे बड़े भाई का बेटा लड़ रहा है, तो पारिवारिक हो गया ना पूरा। जी, ये पारिवारिक लड़ाई। परिवार नहीं लड़ता, ये परिवार नहीं लड़ता, अगर उनके भाई का बेटा नहीं लड़ता तो अजीत दादा के लिए आसान थी। मगर परिवार का अगर कोई लड़ता है तो अब इतना आसान नहीं। और ये आपको समझ में आएगा लास्ट दिन कौन लड़ता है,
हो सकता है दादा शिरूर से लड़ जाए, सीट तोड़ दे, ना करे भतीजे से लड़ाई, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी इस पर नजर बनाए रखनी है कि हाँ, इस पर नजर बनाए रखी जाए कि कुछ भी हो सकता है और देखा जा सकता है कि अभी क्या यहाँ पर इस सीट पर कौन सी नौटंकी, राजनीतिक नौटंकी होती है। क्या कुछ अन्य पार्टियों के भी इसमें इस परिवार के अलावा अगर जो अन्य पार्टियां हैं क्या वो भी खलल डाल सकती हैं जीत हार वहां पर? हाँ, बारामती में। देखो आपको एक बात बता देते हैं, जैसे हरियाणा में 120 लोग खड़े किए थे बीजेपी ने, बीजेपी के छोड़ के जी, है ना, मतलब अलग अलग पार्टियों से अलग अलग, तो महाराष्ट्र में भी 300 से आसपास ये लड़ाएंगे। जो बीजेपी है वो हर तरीके से लड़ती है, साम दाम दंड भेद पैसा सब तरीके से लड़ती है। अभी आपने देखा होगा ये एक गाड़ी में 15-15 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। ये राउत साहब का कहना है कि 75 करोड़ में इलेक्शन हो रहे, मतलब 75-100 करोड़ का इलेक्शन अगर कोई लड़ता है तो खलल डालने के लिए दूसरे जातियों के वोट काटना जो इसको मिल सकते हैं, बीजेपी के एंटी पार्टी को मिल सकते हैं, उसके लिए प्रयास तो किए जाएंगे ना पूरे। ये सारी चीजों का आकलन जिस दिन फॉर्म वापिस लेने की आखिरी तारीख होगी उस दिन हम बता सकते पूरा। जी जी। और भी जो जैसे कि अभी शिंदे गुट, अगर जो शिवसेना की बात कर लें तो उसमें भी 2 धड़े हो गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट। तो इसमें क्या आप आकलन कर पा रहे हैं कि शिवसेना को, किस शिवसेना को इस चुनाव में हो सकता है कि ज्यादा कुछ हासिल ना हो सके? देखो जो पब्लिक की जो सिंपैथी है वो तो उद्धव ठाकरे जी के साथ ही है जी, सिंपैथी जी, मगर शिवसेना पैसा खर्चा नहीं करती, मतलब उद्धव गढ़ जो है, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, वो पैसा खर्चा नहीं करती जी। और इनकी सीटें अगर कंफर्म है ठीक ठाक हो जाए, मतलब जहाँ से जीतने वाली वो सीटें अगर छूटे तो कुछ बात बनी। जैसा अभी ये तो यही चल रहा है, अभी कुछ 1.5 घंटा पहले मैंने सुना कि समझौता नहीं हो रहा है या हो रहा है। कोई लोग अभी उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना में संभाजी ब्रिगेड था यहाँ, अब संभाजी ब्रिगेड अभी 2 घंटे पहले बैकआउट कर गया है कि नहीं उनसे समझौता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीट मांगा था तो ये एक भी सीट देने को तैयार नहीं है या इनके पास में नहीं छूटी उनकी सीटें। तो ये बहुत सारे मामले हो रहे हैं। ये मामलों का सबका आकलन कैसे होगा तो ये आपको लास्ट दिन में, जिस दिन फॉर्म वापस लेने की लास्ट डेट होगी उस वक्त तक पता चलेगा। अभी से उसकी कोई बात करना बेमानी साबित होगी, क्योंकि परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। सही बात आपने कही काकड़े साहब की परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं और इस समय आकलन करना बहुत जायज नहीं होगा और बहुत सही आकलन नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए अविनाश काकड़े जी। रुक करते हैं अब दूसरी खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। प्रियंका ने नामांकन से पहले कहा कि जब वे 17 साल की थीं तब पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे हैं, अब पहली बार स्वयं के लिए समर्थन मांग रही हूं। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। बता दें कि भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष जी, सवाल यहां पर यह है कि यहां जो चुनाव हैं, प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, आज नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया और यहां से भाजपा ने नाव्या हरिदास को चुनाव मैदान में उतारा है। नाव्या हरिदास कितनी टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी को या कांग्रेस को? जी
देखिए, टक्कर देना एक अलग चीज है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसा आप अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि प्रियंका गांधी जी ने 17 साल की उम्र में पिताजी का चुनाव प्रचार करा, उसके बाद वो कह रही है उन्होंने माताजी और भाई का प्रचार करा, आज वो अपने तो कांग्रेस की पार्टी का जो परिवारवाद है वो खत्म नहीं हो रहा। फिर वो लोग अपने लिए क्या और किसी नॉमिनेशन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब लोग जाते हैं? नहीं जाते। क्यों ऐसा करते हैं? परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। यही समस्या है कांग्रेस और बीजेपी में। लेकिन आप देखिए, एक व्यक्तिगत वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए केरला जाके वायनाड की सीट से ही प्रियंका गांधी क्यों चुनाव लड़ती है? क्या उत्तर भारत में उनके लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं है? लेकिन वो उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहती है जिससे कि उन्हें उसी विशेष जाति का वोट मिलता रहे। दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन देश में साथ है, तो क्या वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ है? नहीं है। लेफ्ट अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। लेफ्ट ने राहुल गांधी के विरोध में भी कैंडिडेट खड़ा करा था। तो ये लोग बार बार जनता को ये बताना चाहते हैं कि जहाँ हमारा हित होगा वहाँ इंडिया गठबंधन की सारी पार्टीज एक साथ है, जहाँ हित नहीं होगा हम सब अलग अलग लड़ेंगे। अब ये मतदाता को तय करना पड़ेगा कि क्या वो इस टाइप की राजनीति को बढ़ावा देगा कि दो पार्टियां केरला में आमने सामने लड़ती है और जब जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ती है तो एक साथ चुनाव लड़ती है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के साथ लड़ती है, हरियाणा में लड़ती है तो अलग अलग लड़ती है। ये कैसे आगे वोट का जस्टिफिकेशन होगा? जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ नहीं लड़ती। अभी आप देखिए, महाराष्ट्र में भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ लड़ेगी, इंडी गठबंधन के साथ, या अलग लड़ेगी। तो गठबंधन को ये तय करना होगा कि क्या वो देश में एक है या वो जगह जगह जहाँ जहाँ जैसी परिस्थिति उन्हें अच्छी लगेगी वहां पे सिर्फ एक है। जी, एक बात और हम आपसे समझना चाहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर 2 सांसद कांग्रेस देगी, एक अनौपचारिक सांसद भी यहाँ पर देगी। ये अनौपचारिक सांसद का मतलब हमें समझा दीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वहाँ की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आपका अनौपचारिक सांसद मैं रहूंगा, मैं उस सीट को जीत के रिजाइन कर रहा हूँ, आप प्रियंका गांधी को जिताएंगे तो ये आपकी सांसद रहेंगी, अनौपचारिक सांसद मैं रहूंगा और हम दोनों यहाँ की देखभाल करेंगे। तो क्या ये रायबरेली की जनता के संग विश्वासघात नहीं होगा कि यहाँ के आप औपचारिक होगे, वहाँ के अनौपचारिक होगे? राहुल गांधी जी एलओपी के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है। भारत में जितनी भी सीटें विपक्ष जीता है वो सब सीटों के अनौपचारिक सांसद है मेरी समझ में। उनको पूरे भारत के विपक्ष का नेतृत्व करना है, वो सिर्फ वायनाड की सीट या रायबरेली की सीट से एलओपी नहीं है। अब वो एक सांसद नहीं है, उन्हें अपनी इमेज जो है देश के प्रति दिखाना होगी कि देश में जहां विपक्ष को मजबूत करना होगा वहां मैं जाऊंगा। अगर वो 1 या 2 सीटों की राजनीति करेंगे तो आप देखिए 2024 के मैंडेट के बाद ही हरियाणा के चुनाव में क्या बदलाव आया है। और जैसा कि लग रहा, अगर बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मजबूत होकर आती है तो विपक्ष फिर उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां वो 2014 और 19 में था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मनीष अग्रवाल जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आज जो प्रियंका गांधी जी ने वायनाड से अपना नामांकन दाखिल किया है, वहां पर तमाम नेता कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि आप अगर प्रियंका गांधी को चुनते हैं तो यहां पर अनौपचारिक रूप से भी एक सांसद मौजूद रहेंगे। इस पर तमाम विश्लेषण कर रहे थे हमारे राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत महज 2 सीटें मिलने से नाखुश कांग्रेस की दबाव वाली पॉलिटिक्स काम करती दिख रही है। कहा जा रहा है कि गठबंधन कायम रखने और उपचुनाव न लड़ने की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर रही है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट के अलावा प्रयागराज की फूलपुर सीट भी दे सकती है। हालांकि उपचुनाव लड़ना है या नहीं, इस पर अंतिम फैसला राहुल गांधी लेंगे। दरअसल उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 प्रत्याशी उतार दिए गए। सपा के इस कदम से कांग्रेस नाखुश दिखी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं की गई। हालांकि बाद में सपा की तरफ से कांग्रेस को 2 सीट दी गई।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति कांग्रेस में देखी जा रही है, नहीं लड़ेंगे क्योंकि पूरी बातचीत करके सीट घोषित नहीं की समाजवादी पार्टी ने, अब क्या स्थिति बन पा रही है? देवेंद्र जी, अगर स्थिति की बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। 2024 में भले ही दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें ज्यादा प्राप्त की हों, लेकिन अब वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन का तालमेल ठीक नहीं दिख रहा है और 3 सीटें देने की जिस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही है, जिसमें फूलपुर, मझवा और गाजियाबाद सीट है, इन सीटों को लेकर अभी भी साफ स्थिति नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने जो है 7 प्रत्याशी उतार दिए, 10 सीटों पर चुनाव होना है। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण सीट रह गई हैं उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की स्थिति साफ नहीं है। यह माना जा रहा है कि इन बातों को लेकर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी वो फैसला लेंगे। निश्चित तौर से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इन बातों पर फैसला करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो चुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी ताल ठोक रही है तो कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं है। वहीं अब कल से कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ जो कौशाम्बी जनपद वहां फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी अपनी जो दावेदारी नहीं करेगी और कांग्रेस अजय राय चुनाव लड़ेंगे जो कि वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ये सीट दी जा सकती है। वहीं गाजियाबाद सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जाएगी। इसके साथ ही मझवा सीट भी जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। कांग्रेस में अपने प्रत्याशियों की जो है दावेदारी अभी घोषित नहीं की है। निश्चित तौर से देखिए दोनों दलों के बीच में कुछ ना कुछ खटास जरूर चल रही है, चाहे वो कश्मीर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे फिर उससे पहले मध्य प्रदेश का चुनाव यहाँ हो चुका हो। दोनों के दलों में विधानसभा सीटों को लेकर कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, अलग अलग चुनाव लड़ा है। लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता प्रशांत, ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो स्थिति बन पा रही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट दे तो 2 सीटों के अलावा एक फूलपुर सीट है, बाकी तो उसने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। फिर अब 3 से ज्यादा की उम्मीद क्या कांग्रेस कर रही है क्या? देखिए 3 से ज्यादा की बात की जाए तो कांग्रेस जो है आधे सीटों की मांग कर रहे थे। पहले ही उनके प्रदेश अध्यक्ष कह चुके थे कि हम भी जो है पूरी दावेदारी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जो कांग्रेस के नेता थे वो भी लगातार दावेदारी ठोक रहे थे कि गठबंधन बराबर का होगा। लेकिन बराबर का गठबंधन समझ में ही ना आया है। अब या तो जो इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है क्योंकि दोनों दलों के बीच में अभी सहमति नहीं हो और यहाँ पर नामांकन भी शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि यहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। निश्चित तौर से यह भी समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आना चाहती है कि एक सीट से जो है अपना नामांकन वापस ले सकती है, लेकिन इसमें भी अभी जो है समाजवादी पार्टी ने स्थिति साफ नहीं की है। तो वही कांग्रेस दूसरी तरफ से कांग्रेस के एक पाले से यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों पर फायदा हो जाएगा। इस तरीके से देखिए निश्चित तौर से देवेंद्र जी आज नोट कर लीजिए कि आने वाले समय में यही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस के नेता घोषित करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे बहुजन समाज पार्टी को भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का अन्य दलों के साथ गठबंधन टूटता रहा है, यहाँ समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। लोकसभा के चुनाव के पहले जब 2022 का यहाँ चुनाव था उस समय कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ समाजवादी पार्टी के नेता मिले हुए हैं जो समाजवादी पार्टी में स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही चाहे अभी आपका मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे फिर कश्मीर का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा, यहाँ समाजवादी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा है, महाराष्ट्र झारखंड में अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से जब ये हार कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया चाहते हैं कि मुख्य विपक्षी दल में है, उनके कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात की जाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या तमाम बड़े नेता, चाहे राजीव शुक्ला हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर अखिलेश
सिंह हो, इसके साथ ही प्रमोद तिवारी हो, ये लोग उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे, ना ही चुनाव को लेकर इनको कोई सुगबुगाहट नजर आ रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी देख रही है कि निश्चित जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, वही चुनाव लड़ेंगे। यही कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, इसलिए समाजवादी पार्टी 2 सीटें वो भी विशेष अनुरोध पर छोड़ सकती है। लेकिन एक सीट पर स्थिति साफ है कि फूलपुर जो सीट है वो अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनको लड़ाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव की राजनीति हो रही है और इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल नहीं हो पा रहे, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर कई दिनों से माहौल गरमाया हुआ है। पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है और पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि हिंसा पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल के नेता इस घटना पर अब भाजपा सरकार को घेरने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा के नेता ने खुद ही भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बहराइच में दंगा भाजपा ने ही कराया था, अभी तक ऐसी आशंका थी, जो अब भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की ओर से अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर सच साबित कर दिया गया। अब तो यह भी तय हो गया है कि मुस्लिम समाज निर्दोष है। रामगोपाल मिश्र की हत्या भी इन्हीं भाजपाइयों ने की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ बने हुए हैं। जी प्रशांत, बहराइच हिंसा की जहां तक बात है उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो एफआईआर है और एफआईआर में जो नाम दर्ज हैं उसमें भाजपा नेताओं के नाम हैं जो कि विधायक द्वारा ही दर्ज कराए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है और साफ है कि ये दंगा भाजपा ने कराया है। जी, कैसी राजनीति गरमाई हुई है इस तरह की उत्तर प्रदेश में? बहराइच में दंगा हुआ, तमाम तरह के वीडियो मैसेज जो है सामने निकल कर आ रहा है और तमाम वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं। उसमें दिखाई दे रहा है कि आखिर में किस तरीके से दंगा भड़काने में लोगों ने यहाँ पूरी जो है ताकत झोंक दी थी और इसमें तमाम ऐसे असामाजिक तत्व थे जो दंगा भड़काने में सबसे आगे दिखाई दे रहे थे। एक के बाद एक जो वीडियो सामने अब निकल कर आ रहे हैं उससे निश्चित तौर से लग रहा है कि दंगा पूरी तरीके से सुनियोजित था और ये दंगाइयों ने यानी असामाजिक तत्वों ने मन में ठान रखा था कि जब धर्म विशेष की बस्ती में जाएंगे तो उनको वहां दंगा करना होगा। इसी मकसद से वो लोग आगे बढ़े थे और जो मृतक रामगोपाल मिश्रा है वो उसकी हत्या भी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से हुई है, ऐसी आशंका है। देखिए निश्चित तौर से जैसे वीडियो निकल कर आए उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी सवाल खड़े किए थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दंगा भड़काया गया है और रामगोपाल की जो हत्या हुई है वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही हुई है। अब इस मामले में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अब तो यह साबित हो गया है कि विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही दंगा करवाया है। और इसके पहले सुरेश्वर सिंह ने एक बयान दिया था और जो एक्स पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, इसमें एक उनका बयान था कि उनके बेटे को दंगाइयों ने घसीटने की कोशिश की, उनके बेटे की हत्या करने की कोशिश की गई। जब ये दंगे की जो अलग अलग आग झुलस रही थी उस समय वो क्षेत्र में उतरे और क्षेत्र में तमाम दंगाइयों को इस बात को लेकर रोक रहे थे कि शांति और अमन बनाए रखें, कानून को अपने हाथों में ना ले। तो कुछ दंगाई उनकी तरफ और उनके बेटे की तरफ भी बढ़े जिसको घसीट कर जो है हत्या करने की कोशिश की गई, किसी तरीके से उनके बेटे की जान बची। तो निश्चित तौर से सुरेश्वर सिंह के बयान के बाद उत्तर प्रदेश सियासत एक बार फिर गर्म हो गई और उससे यह हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे अराजक तत्व रहे हैं जिन्होंने दंगा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में जांच कर रही है और देखिए इसमें उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन एक एक करके तथ्य जुटा रहा है। जो भी इंटेलिजेंस के जरिए खबरें मिल रही है उन पर जांच की जा रही है। निश्चित तौर से जो वीडियो निकल कर आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो हैं कार्यकर्ता या नेता इसमें संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी एक सोशल साइट्स के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, उसमें जो 2 व्यक्ति थे वो साफ तौर से कह रहे थे कि हमें कुछ और छूट मिल जाती तो हम पूरा जो है महाराजगंज साफ कर देते, हमारे ही लोगों ने गद्दारी की, अन्यथा वहां पूरी बस्ती की बस्ती खाली हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये रहा है कि जब उस धर्म विशेष की बस्ती से निकलने को लेकर जुलूस की तैयारी हुई होगी, कुछ सामाजिक तत्वों ने मन में पूरी तरीके से कर लिया होगा या पहले से सुनियोजित होगा कि यहाँ पर इस
तरीके का माहौल गर्म करना है, सांप्रदायिक हिंसा भड़कानी। लेकिन एक बेकसूर रामगोपाल मिश्रा को किसी तरीके से धर्म की आड़ में उसे इतना उग्र कर दिया गया, किसी की छत पे चढ़ा दिया गया और उपद्रव करने को लेकर उसे उतना उग्र बनाया गया, बाद में उसकी हत्या भी होती है। निश्चित तौर से घटना बहुत निंदनीय है और जिसमें दोषी है उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसको लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इसमें निशाना जो साधा जा रहा है। पूर्व में देवेंद्र जी उत्तर प्रदेश में कैसे मामले आए हैं जहां मंदिरों में मांस फेंकने को लेकर या जो अन्य तरीके की जो सामग्रियां होती हैं मंदिरों में फेंकना, मूर्ति तोड़ना, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार होना या बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का गिरफ्तार, इस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी निशाना रहा है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी सुरेश्वर सिंह की एफआईआर के बाद उन पर निशाना साध रहे भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता जिनके शामिल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि बहराइच हिंसा पर अब राजनीति शुरू हो गई है। किसने दंगा कराया, इसमें कौन कौन शामिल है, इसको लेकर राजनीति का बाजार गर्म है। फिलहाल आज 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।